मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग का पार्ट 2। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे आपके। फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस, आज करेंगे सेकंड पार्ट लर्निंग एंड टीचिंग का। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ऑप्शन है फर्स्ट, अधिगम उत्पन्न करना, अन्य क्रियाओं का सम्मिश्रण, औपचारिक और अनौपचारिक, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सारी ही विशेषताएं हैं शिक्षण की, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट है, अधिगम सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? फर्स्ट ऑप्शन है, अधिगम सिद्धांत के प्रमुख चर उद्दीपन अनुक्रिया होते हैं। सेकंड है, अधिगम सिद्धांत की प्रकृति सामान्य होती है। थर्ड है, अधिगम सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया से संबंधित होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। के सारे ही सिद्धांत हैं अधिगम के, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। उसके बाद है, निम्न में से शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व नहीं है, एलिमेंट इनमें से कौन सा नहीं है? फर्स्ट है आपका उद्देश्य केंद्र बिंदु, संरचना, अंतःक्रिया बिंदु, या फिर सहायक प्रणाली। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। थर्ड ऑप्शन नहीं है, बाकी तीनों ही प्रतिमान के मूल तत्व हैं। ओके, नेक्स्ट है, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान किसने दिया था? प्याजे ने, ब्रूनर ने, स्किनर ने, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये दिया था आपका ब्रूनर ने, CAM के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल किसने दिया था? तो इंक्वायरी टीचिंग मॉडल ब्रूनर, रिचार्ड सेकमैन, ग्लेजर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये दिया था रिचार्ड सेकमैन ने। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। उसके बाद है, ग्लेजर द्वारा कौन सा मॉडल दिया गया है? बुनियादी अध्यापन मॉडल, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल, संप्रत्यय अध्यापन अध्ययन मॉडल, या फिर उपरोक्त सभी। तो ग्लेजर ने दिया था बुनियादी अध्यापन मॉडल। इंक्वायरी टीचिंग अभी हमने डिस्कस किया है, किसने दिया है? रिचार्ड सेकमैन ने। संप्रत्यय अध्ययन मॉडल दिया है ब्रूनर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। उसके बाद है, ग्लेजर के बुनियादी अध्यापन मॉडल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? फर्स्ट, अध्यापन उद्देश्य, प्रारंभिक व्यवहार, अध्यापन प्रक्रियाएं, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से अनुरूपण का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें से? फर्स्ट, अभिज्ञान अनुरूपण, योगशाला अनुरूपण, मौखिक अनुरूपण, या फिर कंप्यूटर अनुरूपण। तो इनमें से एक नहीं है और 3 है, तो जो नहीं है वो है थर्ड, मौखिक अनुरूपण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानसिक उद्दोलन की क्या विशेषताएं हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। फर्स्ट है, यह एक बुद्धिक क्रिया है, कोई भी विचार सही या गलत नहीं होता, इसमें विविध विचार होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स सारी की सारी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। उसके बाद है, भाषण विधि की क्या विशेषताएं हैं? विद्यार्थियों को प्रेरित करना, शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाना, धारणाओं को अस्पष्ट करना, या फिर शिक्षक को लंबा चौड़ा भाषण इसमें देना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी विद्यार्थियों को प्रेरित करना। शिक्षकों का कार्यभार जहाँ पर भी बढ़ जाएगा, या फिर शिक्षकों में ये फीलिंग आ जाएगी कि हमारा जो वर्कलोड है वो इंक्रीज हो गया है, तो इस तरीके के कभी भी आपके आंसर नहीं होंगे। उसके बाद है, दल शिक्षण, टोली शिक्षण विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? जो टीम टीचिंग है, इसका सबसे पहले यूज़ कहाँ पर हुआ था? कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हुआ था आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से टोली शिक्षण की विशेषता नहीं है, नेगेटिव कौन सा है इसमें, वही हमें देखना है। बाकी के पॉजिटिव हैं, फर्स्ट एक नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, टोली शिक्षण में शिक्षण का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। टोली शिक्षण में 2 या 2 से अधिक अध्यापक होते हैं। थर्ड है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशील बनाने के लिए उपयोगी है। एंड फोर्थ है, अध्यापकों के कार्यभार को बढ़ा देता है। तो टोली शिक्षण, टीम टीचिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो है फोर्थ, अध्यापकों का कार्यभार यहाँ पर नहीं बढ़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, क्योंकि हमें नहीं बताना है इसमें। उसके बाद है, डैश के अनुसार अधिगम को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करने के साथ साथ ज्ञान अर्जन और धारणा का संकेत भी देते हैं, ये किसने कहा था? स्किनर, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, या फिर बाकर। तो ये कहा था स्किनर ने। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है,
अधिगम की प्रकृति कैसी होती है? नेचर ऑफ लर्निंग। फर्स्ट अधिगम स्वोद्देश्य होता है। अधिगम एक सार्वभौमिक व कर्मिक प्रक्रिया है। अधिगम विकासशील व प्रगतिशील है, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से अधिगम के प्रकार नहीं है। टाइप्स इनमें से कौन सा नहीं है? फर्स्ट है अनुबंधन, गत्यात्मक अधिगम, म्यूटिंग अधिगम, या फिर विभेदन अधिगम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, म्यूटिंग अधिगम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कौन कौन से कारक का इफेक्ट जो करते हैं लर्निंग को? फर्स्ट परिपक्वता, अभिप्रेरणा, बौद्धिक क्षमता, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, उपरोक्त सभी। उसके बाद है ई लर्निंग की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, एजुकेशन लर्निंग, एनवायरमेंट लर्निंग, या फिर एम्पावरमेंट लर्निंग। तो राइट आंसर है इसका इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग को शॉर्ट में ई लर्निंग कहा जाता है। उसके बाद है CBL की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, कंपोजिट बेस्ड लर्निंग, कंप्यूटर बिहाइंड लर्निंग, या फिर कंप्यूटर बिफोर लर्निंग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग फुल फॉर्म है CBL की। उसके बाद है मौन व विभ्रांति फ्लैंडर्स के किस वर्ग में शामिल है? 4, 6, 10 या 7? तो वो है आपका थर्ड, 10 वो वर्ग संख्या है जिसमें मौन व विभ्रांति शामिल होती है। उसके बाद है प्रशंसा करना या प्रोत्साहित करना फ्लैंडर के किस वर्ग में शामिल है? 1, 2, 3 या 4? तो राइट आंसर है आपका सेकंड, 2 में शामिल है। उसके बाद है ICT की फुल फॉर्म क्या है? ICT की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से मूल्यांकन की विशेषताएं, जो करेक्टरिस्टिक्स है इवैल्यूएशंस की वो बतानी है। निरंतरता, अधिगम प्रधान है, लक्ष्य की प्राप्ति का एक माध्यम है, या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्टरिस्टिक्स है इवैल्यूएशंस की सभी, राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। उसके बाद है डैश शिक्षा के दौरान किया जाता है, कौन सा होता है? रूपात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो शिक्षा के दौरान किया जाता है वो होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस। ठीक है, फर्स्ट राइट आंसर है रूपात्मक मूल्यांकन। उसके बाद है वर्ष या फिर स्तर के अंत में जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो वो होता है आपका सेकंड, समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है, जो निरंतर चलता रहता है, जो स्तर के साथ साथ या फिर हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को साथ साथ जो होता रहता है, या फिर जो यूनिट टेस्ट हम ले लेते हैं उसके बाद जो किया जाता है, यूनिट टेस्ट लिया जाता है, वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशंस। और जो लास्ट में जो बिल्कुल स्तर खत्म हो जाता है, या फिर जो हमारा साल है, जो बच्चों का साल है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद जब इवैल्यूएशंस किया जाता है वो होता है आपका समेटिव इवैल्यूएशंस। ठीक है। उसके बाद है निम्न में से अनुदेशन नहीं है, नहीं बताना है, इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है? फर्स्ट है शिक्षण का भाग है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके का होता है, कक्षा कक्ष में ही समाप्त हो जाता है, या फिर भाषण विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो जो अनुदेशन है, इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ी होगी, इंस्ट्रक्शंस हमेशा औपचारिक होती हैं, अनौपचारिक नहीं होती हैं। तो सेकेंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं बताना है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से शिक्षण के स्तर हैं, कौन कौन से हैं लेवल्स टीचिंग के? फर्स्ट स्मृति स्तर, अभिबोध स्तर, चिंतन स्तर, या फिर उपरोक्त सभी। तो तीनों ही स्तर हैं, 3 स्तर हैं इसके। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, स्मृति स्तर शिक्षण के मूल तत्व हैं, एलिमेंट कौन से हैं मेमोरी टीचिंग के? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, उद्देश्य, विषय वस्तु की प्रकृति, अध्यापन विधियाँ, ये सारी ही हैं। ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा स्तर छात्र केंद्रित होता है? चाइल्ड सेंटर्ड कौन सा होता है इसमें से? तो वो आपका होता है चिंतन शिक्षण स्तर। ठीक है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को सोचना पड़ता है, थिंकिंग यहाँ पर लगती है। ठीक है। उसके बाद है निम्न में से व्याख्यान विधि किस स्तर में आती है? स्मृति स्तर में, बोध स्तर में, चिंतन स्तर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्याख्यान विधि आती है बोध शिक्षण स्तर में। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में व्याख्यान दिए जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, स्मृति शिक्षण स्तर किस स्तर के लिए उपयुक्त है? कौन सी क्लास के लिए उपयुक्त है ये? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट
पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर के लिए जो शिक्षण स्मृति शिक्षण है, जहाँ पर बच्चों को रटवाया जाता है, जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं, काउंटिंग होती है और जो भी आपकी जो चीज़ें होती हैं, जो जैसे टेबल होते हैं, उनको सभी चीज़ें रटवाई जाती हैं। लॉजिक नहीं लगाते बच्चे कि ये चीज़ है तो क्यों है, 1+1 है 2 है तो क्यों बन गया वो 2, नहीं, उनको सिर्फ सारी चीज़ों को रटवाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व क्या हैं? राइट, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका उद्देश्य केंद्र बिंदु, संरचना, सामाजिक प्रणाली। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व हैं ये तीनों ही। ठीक है, ओके। तो आज के जो टेस्ट थे, जो क्वेश्चंस थे, यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करना। मोस्टली क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।